और केमिस्ट्री का हमारा पहला क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ लखनऊ के 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइन ऑफ फेरेट आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या होती है। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा +2, दूसरा है +3, तीसरा है +4 और चौथा क्या -2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयन में लोहे की ऑक्सीकरण संख्या होती कितनी होती, वह हो जाएगी +2 होती। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है +2, दूसरा है -2 और तीसरा है +3 और चौथा है +4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, वह होती है +2 होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो आज क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में किसी न किसी एआरओ में पूछे गए हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बेसिक, दूसरा है हमारा एसिडिक, तीसरा है बेसिक और एसिडिक और चौथा क्या है उदासीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, सामान्य गुणधर्म क्या हो जाएगा, वह हमारा बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे, वो नोट्स आप तैयार करते रहना। आप ये नोट्स अगर तैयार कर लेंगे, ये मान चलना आपके 38 से लेके 42 क्वेश्चन आपको उसी नोट से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अभी जो हमने देखा था, जो 26 फरवरी को 2023 को एग्जाम लगा था, उसमें 78 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। वो सारे लड़के इसी नोट्स को तैयार कर रहे थे। आप ये नोट्स तैयार करते रहना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल और जाएंगे। जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों ये नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के, इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों, अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है लोहा, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा क्या सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है, वह होता है हमारा एल्यूमिनियम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो गुवाहाटी के 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा साइंसर प्रक्रम, दूसरा है हाइबर प्रक्रम, तीसरा है साल्वे प्रक्रम और चौथा क्या है शीश कक्ष प्रक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है, वह प्रयोग किया जाता है संस्पर्श प्रक्रम में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डबल रोटी में प्रयोग किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो जयपुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम सल्फेट और चौथा क्या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डबल रोटी में प्रयोग किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मैग्नेसाइट, दूसरा हमारा डोलोमाइट, तीसरा हमारा कार्नालाइट और चौथा क्या हमारा कीसेराइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम धातु के निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो किस अयस्क से होता है, वह कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ औरंगाबाद के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा ZnSO4 इंटू 7H2O, दूसरा Na2SO4 इंटू 10H2O, और तीसरा Na2CO3 इंटू 10H2O, और चौथा क्या MgSO4 इंटू 7H2O। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा MgSO4 इंटू 7H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू प्रशीतक में आमतौर पर कौन सा प्रशीतक प्रयोग करते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है नियोन, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा क्या है फ्रियोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी घरेलू प्रशीतक में आमतौर पर कौन सा प्रशीतक प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है? वह प्रयोग किया जाता है अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, और यह क्वेश्चन यारो जबलपुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है पायरोलिग्नियस अम्ल, और चौथा क्या है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? वह प्राप्त होता है पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इसमें पूछा जा रहा है किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा यारो गुवाहाटी के 2012 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा फर्स्ट ए, दूसरा है फर्स्ट बी, तीसरा है हमारा सेकंड ए, और चौथा क्या है थर्ड ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहते हैं, तो किस समूह को बोलते हैं? वह बोलते हैं फर्स्ट बी को सिक्का धातु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, और चौथा क्या है सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है, और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है अपोड डी ऑर्बिटल, दूसरा अपोड एफ ऑर्बिटल, और तीसरा हमारा है अपोड पी ऑर्बिटल, और चौथा क्या अपोड एस ऑर्बिटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है, संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है, उसमें क्या होता है अपोड जो डी ऑर्बिटल होता है वो अपोड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो गया के 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है दुगुना, दूसरा है तिगुना, तीसरा है चार गुना, और चौथा है क्या आधा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा? वह 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अवकरण, तीसरा है उत्प्रेरण, और चौथा क्या अभिप्रेरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अवकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमसे पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो ग्वालियर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है यकृत, दूसरा है अमाशय, तीसरा है लाल ग्रंथि, और चौथा क्या है थायराइड।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी हो जाएगी? वह हो जाएगी यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एरो अमेठी के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सेरिबेलम, दूसरा है थायराइड और तीसरा है हमारा सेरिब्रम और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? यह होता है सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ औरंगाबाद के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा स्पाइनल कार्ड, दूसरा हमारा हाइपोथैलेमस और तीसरा है थायराइड और चौथा क्या है? पिट्यूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? कहाँ नियंत्रित होता है? यह नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें पूछा जा रहा है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? और यह क्वेश्चन यार जयपुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कूटपाद, दूसरा है कोशिका मुंह और तीसरा है सीलिया और चौथा है गुदाद्वार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? यह कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यार दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है हमारा क्रामोट्रिप्सिन और चौथा क्या है? टाइलिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? वह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें पूछा जा रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? और यह क्वेश्चन यारो रांची के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा श्वसन, दूसरा है हमारा श्वासोच्छ्वास, तीसरा है निःश्वसन और चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें पूछा जा रहा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो मेरठ के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल और चौथा क्या? सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? और यह क्वेश्चन यारो गुवाहाटी के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है विसरण, दूसरा है किण्वन, तीसरा है दहन और चौथा क्या? प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? किसके द्वारा पहुंचता है? वह विसरण के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें पूछा जा रहा है, किसी खाद्य पदार्थ को पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? और यह क्वेश्चन यारो बनारस के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ग्लूकोज, दूसरा स्टार्च, तीसरा है प्रोटीन और चौथा का सुक्रोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? तो मुख्य रूप कौन सा हो जाएगा? वह सुक्रोज हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें पूछा जा रहा है, एक मनुष्य का रक्तचाप होता है? और यह क्वेश्चन है यारो औरंगाबाद के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 80 से 120, दूसरा है 120-80, तीसरा है 90-120 और चौथा क्या? 120 और 90 के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना हो जाएगा? वह होता है 120 और 80 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो कोल्हापुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा पिया मीटर, दूसरा हमारा एरेक्विनोइड, तीसरा हमारा ड्यूरा मीटर और चौथा क्या है मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी हो जाएगी? वह होती है ड्यूरामाइमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें पूछा जा रहा है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2019 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ऑप्टिक पाली, दूसरा हमारा सेरिब्रम, तीसरा हमारा ध्राड़ेंदी पाली और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? वह करता है हमारा ध्राड़ेंदी पाली करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यार जबलपुर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है विषाणु और चौथा है यह सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वह शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और प्लस मेरे जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा ये नोट्स तैयार कर लेना। ये दोनों अगर आप तैयार कर लेते हैं, आप जब भी आप अपना आर्मी एनए एग्जाम देने जाएंगे वहां भी ये मान चलिएगा आपके 48 से 42 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। आपको ना तो कोई बुक लेनी पड़ेगी ना कुछ लेना पड़ेगा, बस आप मेरे जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो तैयार कर लेना है। नोट्स में क्या करें, आपको 15 ओरिजिनल पेपर ही प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ पे, और आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है? और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पौधों के अध्ययन से, दूसरा है पुष्पों के अध्ययन से, तीसरा है वृक्षों के अध्ययन से और चौथा क्या है, झाड़ियों के अध्ययन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? वह हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें पूछा जा रहा है वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा यारो मेरठ के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा क्रिप्टोगेम, दूसरा हमारा एंजियोस्पर्म, तीसरा हमारा जिम्नोस्पर्म और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला है। ये भी सारे क्वेश्चन आपका आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हमारा आपेक्षिक वेग, तीसरा है घर्षण की कमी और चौथा क्या है, घर्षण की अधिकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण हम फिसलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? और यह क्वेश्चन हमारा यार दानापुर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा रमन प्रभाव, दूसरा है डॉपलर प्रभाव, तीसरा हमारा क्रॉम्पटन प्रभाव का और चौथा क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोध का परिमाण की कोटि क्या होती है? और यह क्वेश्चन यारो गया के 2017 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 10 की पावर 2 ओम, दूसरा हमारा 10 की पावर 4 ओम, तीसरा है 10 की पावर 6 ओम और चौथा क्या हमारा 10 की पावर 8 ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध का परिमाण की कोटि क्या होती है? तो परिमाण की कोटि क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी 10 की पावर 6 एम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें पूछा जा रहा है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा हाइड्रोमीटर से, दूसरा है बैरोमीटर से, तीसरा है मैनोमीटर से, और चौथा है क्या, हाइग्रोमीटर से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का उपयोग होता है, वह बैरोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक बार बराबर होता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलौर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 10 की पावर -5 पास्कल, दूसरा है 10 की पावर 7 पास्कल, तीसरा है 10 की पावर 5 पास्कल, और चौथा क्या हमारा 10 की पावर 4 पास्कल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक बार बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है? वह बराबर होता है हमारा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, आप यही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। आप इससे कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाना है, बस आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2018 में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो वैल्यू दी जा रही है सबसे पहले वो वैल्यू हम लिख लेंगे। आप बताया जा रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम लिख देते हैं सीपी, और विक्रय मूल्य को लिख लेते हैं हम एसपी। यानी कि ये हो गया हमारा कास्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। इसमें बता रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे, जो एसपी यहाँ पे हो गया हमारा सीपी हो गया, और एसपी को हम क्या ले आते हैं नीचे, यानी जो हमारे विक्रय मूल्य को नीचे ले आते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 7 हो गया, और ये 10 यहाँ पे नीचे आएगा, कितना हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हमारा 7 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हमारा 10 हो गया। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य मान लो सीपी हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, और जो हमारा विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य हमारा 10 हो गया। अब हमें तो पता हो गया हमारा लाभ होगा या हानि होगी। अगर हम 7 रुपए कोई सामान है और 10 की बेच रहे हैं, हमें लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, हमें 3 रुपए का लाभ हो रहा है। और इससे हमसे पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि होगा। हानि तो होगा नहीं, होगा क्या, हमारा लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपए का लाभ हो रहा है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रतिशत, प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए नीचे क्या लिखें, बटे क्रय मूल्य लिख देते हैं। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 7 है। और गुणे क्या कर दें, गुणे कर दोगे यहाँ से 100, यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यही 3 गुणे 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि 300 बटे 7, इसे हम भाग करेंगे, इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ जब इसे काटेंगे हमारा आ जाएगा 42.85 आ जाएगा। लेकिन जो हमारे आंसर दिए गए पॉइंट ऑफ आंसर ना दिए जाके, इसमें जो हमारा एक्यूरेट आंसर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। 42% का लाभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 4,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2016 में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसी वैल्यू दी जाए, यानी आपको समय दिया गया 2 वर्ष दिया जा रहा और हमसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा दर होगा, दर को क्या करेंगे, जितने हमारे वर्ष दिए गए वर्ग कर देंगे। वर्षों की संख्या हमारी कितनी है, 2 है, और इधर दर कितना है, 5 है। तो 5 को वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 को वर्ग करेंगे हो जाएगा हमारा 25। और इसके बाद क्या करें, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे कितना आ जाएगा, 0.25। और यही जो हमारा 0.25 आया है, जो हमारा मूलधन दिया गया है, मूलधन से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और बटे 100 कर देंगे। वहां से हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वहां से निकल के आ जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे जो धनराशि कितनी दी जा रही है, राशि दी जा रही है हमारी 4,000 की राशि दी जा रही है। इसका निकालेंगे 0.25 और बटे क्या कर देंगे 100। और यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो हमारे और बढ़ जाएंगे। इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा, यानी जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा, और 25 चौके 100 कर देंगे यहाँ, और 4 से 40 को काटेंगे कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो औरंगाबाद के 2016 में पूछा गया था। और इसे कैसे सॉल्व करें, जब भी आपके सामने ऐसी वैल्यू दी जाए और उसमें जो अंतर होता है क्रमिक दिया गया हो, यानी कि सम हो, विषम हो या क्रमिक संख्या हो, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगी, 3 होगी, फिर 5 होगी, ऐसे हम चलते जाएंगे। लास्ट में हमारा कितना आएगा, 49 आएगा।
और हमसे पूछा क्या जा रहा है, औसत पूछा जा रहा है। तो औसत कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पहली संख्या जोड़ देंगे और आखिरी संख्या जोड़ के बटे कर देंगे 2, वहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। पहली संख्या कितनी हमारी 1 है और आखिरी संख्या कितनी हमारी 49 है, और दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, वहां से आंसर हमारा निकल आएगा। यानी 49 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, और बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 25। यानी इसका हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर 25 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन हमारा यारो कोल्हापुर के 2015 में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यह बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। यानी इसमें हमसे दिया क्या जा रहा है, चाल का अनुपात। यानी चाल का अनुपात कितना दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है 18:12। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि समय का अनुपात बताओ। जो हमारा चाल का अनुपात होता है उसका जो बिल्कुल उल्टा हमारा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। समय का अनुपात कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 12:18 हो जाएगा। अब इसे हम 6 से काट दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2:3। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को 760 में बेचे जाने में 5% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और यह क्वेश्चन हमारा यारो बनारस के 2017 में पूछा जा रहा है। और तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो वैल्यू दी जा रही है वो वैल्यू हम लिख लेंगे। इसमें हमारा जो एक वस्तु को 760 में बेचे जाने पे, यानी हमारे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है 760 रुपये दिया जा रहा है। और हमारे हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है हमें 5% की हानि हो रही है। और हमसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है हमसे क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालें, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा x% है और 5% की हानि हुई, तो कितने का बेचा हमने, 95/100 का बेचा। बेचने के बाद कितना रेट निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 760 निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 760/95 और गुणे 100 हो जाएगा यहाँ से हमारा। और काटेंगे कितना हो जाएगा, हम काटेंगे यानी इसे काटेंगे 760 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 गुणे 100, 8 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा 800 रुपये हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा है ओडिसी और चौथा क्या है, कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा होता है, वह होता है कुचिपुड़ी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अहमदनगर के 2013 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा रामायण, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा क्या है, रघुवंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा होता है, वह होता है ऋग्वेद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा खजुराहो, दूसरा है मीनाक्षी और तीसरा है सूर्य और चौथा क्या है, तिरुपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। तो किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, वह खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें पूछा जा रहा है एफिल टावर स्थित है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा है लंदन में, तीसरा है पेरिस में और चौथा है क्या हमारा टोरंटो में। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एफिल टावर कहाँ पे स्थित है, एफिल टावर कहाँ पे स्थित है, यह पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो गुवाहाटी के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा वुड के घोषणा पत्र 1854 को, दूसरा है हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, और तीसरा क्या है, रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, और चौथा क्या है, सलेंडर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसे बोला जाता है? वह बोला जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें पूछा जा रहा है, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं, और यह क्वेश्चन है यारो दिल्ली कैंट के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गौण तरंगे, दूसरा एल तरंगे, तीसरा है प्राथमिक तरंगे, और चौथे क्या प्राथमिक एवं गौण तरंगे दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं, तो कैसी होती हैं? यह होती हैं हमारी एल तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, और यह क्वेश्चन यारो जबलपुर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है आइसोबार, दूसरा है आइसोसाइड, तीसरा है हमारा आइसोथर्म, और चौथा क्या है, आइसोहेलामाइन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, क्या कही जाती है? वह कही जाती है आइसोहाइड कही जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें पूछा जा रहा है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा है 43वें संविधान संशोधन द्वारा, और तीसरा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और चौथा क्या है, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो ये कैसे निर्धारित किया गया? यह निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा होता है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2018 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कावेरी बेसिन, दूसरा है कच्छ बेसिन, और तीसरा हमारा असम क्षेत्र, और चौथा क्या बम्बई अपतट क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा बम्बई अपतट क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? और यह क्वेश्चन हमारे यारो लखनऊ के 2016 में पूछा गया था। जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु, और चौथा क्या गुजरात। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर होता है? यह केरल राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आज टोटल आपको 50 वो सारे क्वेश्चन कराए, जो सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में किसी न किसी एआरओ में पूछे गए थे। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।